तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिनमें से आपके हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके गद्यांश, पद्यांश प्लस पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आपका गद्यांश दिया गया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि और विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। इस प्रकार के प्रश्न में आइए चलिए बात करते हैं प्रश्न की। इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित आपका निर्मल विचार है, शांति है और प्रेम है, लेकिन शिक्षा आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए, बुनियादी आवश्यकता मतलब बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता से हो जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बाह्य और स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है, यह इस वाक्य से आशय क्या है? तो बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। इस वाक्य से आशय कि बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित होती है। अगला जो प्रश्न है कि विधान में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो विधान में अगर इक प्रत्यय से लग जाएगा तो वह हमारा वैधानिक बन जाएगा। इनमें से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? देखिए, विशेषण विशेष का संबंध आपके बाह्य और स्वच्छता में है, बुनियादी आवश्यकता में है, जन्मजात गुण में है, लेकिन शिक्षा और पर्यावरण में इसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं दिया गया। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि समूह से भिन्न कौन सा है? स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान या स्वच्छ? तो तीनों शब्द हमारे परिपूर्ण है, स्वच्छता, निर्मलता और सम्मान, लेकिन स्वच्छ जो है अधूरा शब्द दिया गया है। समूह से भिन्न आपको लग रहा है, एक अलग लिख रहा है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या होता है? आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होता है मन में कोमल भाव जगाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी में प्रत्यय कौन सा होगा? बुनियादी, तो बुनियाद धन ई बराबर बुनियादी में ई प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, चीज़ें समझ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है विचारों और भावों की पवित्रता। अब नीचे दिए गए पंक्ति को पढ़ना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाए की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ये आपकी पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो दिए गए उसको आपको बताना। कविता में किस छल की बात की गई? तो कविता में व्यापारी बनने हमें गुलाम बनाने की छल की बात कही गई। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में आपके एक प्रत्यय लगा हुआ है। नीति में अगर एक प्रत्यय बना देंगे तो नैतिक शब्द बन जाएगा। नीति में अगर एक प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे तो शब्द हमारा नैतिक बन जाए। स्वाभिमान का संधि विच्छेद बताइए। तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद सभी लोग जानते हैं, स्वाधन अभिमान, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा। यह भाव कविता के किस अंश को जो है प्रतिबिंबित करता है? तो ये दोस्तों आपके वीर शहीदों के बलिदान की ओर प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? तो आज़ादी मिलने का श्रेय जो है वीरों के बलिदान को दिया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे, ध्यान से समझिएगा।
निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? बच्चे द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके होते हैं? तो ये दोस्तों हमारा शब्द और वाक्य संरचना के कंठस्थ करके तो ये गलत दिया गया है। बाकी शब्दावली को समृद्ध करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अव्यक्त का संवर्धन और वाक्यों की लय के, ये तीनों सही दिए गए हैं। और कह रहा कि कथन सही नहीं दिए तो आपका दूसरा कथन सही नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में समझ नहीं है? कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस रूप में देखना चाहिए? तो बल्कि दोस्तों आपके पाठ्यपुस्तक में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो ये आपका बारे में सही नहीं होगा। बाकी शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विविधताओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखे जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ये तीनों आपके सही दिए गए हैं, बाकी चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अगर अर्जित करना है, पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके लिए डिकोडिंग, भाषा का अवबोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं दिया गया है? तो इससे जानना जो कौन सा सही दिया गया है? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण को प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। लेकिन व्याकरण को उसमें नियम कंठस्थ करना, याद करना, ये पेडागॉजी में निगेटिव शब्द है, निगेटिव वर्ण है। यहाँ पे देखिएगा, समझ लीजिए ऑप्शन निगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि को बीच के संबंध में बल देता है? वह कहला जाता है ध्वनि विज्ञान निर्देश। नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कीजिएगा। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, गतिविधि यह किस प्रकार के लिए हो सकती है। तो ऐसी गतिविधि करना जो होता है मौखिक प्रवाह को अभ्यास की ओर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? ये सबसे बेस्ट मानना चाहिए। बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कौन सा उपागम या विधि है जो शिक्षार्थी बालक बालिकाओं के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित होती है? क्या वह आपकी प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्टर है, या स्वभाषिक विधि की बात करें? देखिए, ऐसी उपागम विधि जो शिक्षार्थी के जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य को इससे संबंधित हो, तो वह हमारी हो जाती है कौन सी? संप्रेषण उपागम विधि की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों से कहा गया कि आप एक दूसरे की पुस्तिका का अदला बदला कीजिए और फिर जांचिए और फिर उस पर नंबर दीजिए। ऐसा करना जो है सहपाठी के काम की जाँच के कौशल को विकसित करना। अगला प्रश्न, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी बुनियादी चरण की अवस्था जो बच्चे होते हैं उस अवस्था में अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब जो है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अधिक संलग्न हो जाते हैं। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए एक अंतिम या फाइनल रूप में जांचती हूँ। यह विद्यार्थी के लेखन के किस चरण पर है? तो ये ऐसा विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे होगा कि मैं मतलब अध्यापक ने एक बार मैं जांचूंगी कि मैंने कितना सही लिखा, क्या गलत तो कहीं नहीं लिख गया है। तो ऐसा जो है प्रूफ रीडिंग हो जाता है। किस चरण पर विद्यार्थी लेखन किस चरण पर हो जाएगा? प्रूफ रीडिंग चरण पर हो जाएगा।
कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहज भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? देखिए, प्रोत्साहित आपका प्राकृतिक उपागम करेगा, संप्रेषण करेगा, सर्वभाषिक करेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट विधि होती है ये आपके मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए एक विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, लेकिन इनमें से कौन सा मानदंड जो है TLM के चयनित के लिए नहीं होगा? TLM आपने पढ़ा होगा, इसके लिए कौन सा चयनित सत्य नहीं होगा? देखिए, TLM के लिए देखा जाए तो चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके, यह नहीं होगा, बाकी सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभाषा को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? देखिए, इनमें से ऐसा सिद्धांत जो बुनियादी चरण के पाठ्य पुस्तक के अभिकल्पना का हो वह होता है पाठ्यचर्या का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, मूर्त का सिद्धांत। तो तकनीकी सिद्धांत आपका नहीं होगा, बाकी ये 3 हो गए। तो दोस्तों आपने हमने CDP के पहले